रहमानी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अभी इस वक्त जो हालात हैं उसमें तमाम इदारे तो एक दूसरे के हमें सामने नज़र आते हैं, लेकिन साथ ही साथ न जाने क्यों उस वक्त जो PDM2 गवर्नमेंट है और स्पेशली सीट पे इस वक्त नून लीग की जो है वो क़यादत बैठी हुई है, ये ना जाने क्यों सहाफ़ियों से इतने नाला हो चुके हैं कि हद तक के इज़्ज़त का कानून भी बनाते हैं और उस कानून के तहत ये कहा जाता है जनाब कि वो पहले वाले जो कवानीन चल रहे थे उन्हीं की एक और तरह से एक शिक सामने आती है और उसी को तमाम 3-4 कवानीन को मिला के एक नई चीज़ सामने वो लेके आ रहे होते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि जब बहुत सारे कवानीन आपके पास मौजूद है, पिका मौजूद है, हद तक इज़्ज़त का पहले का भी कानून आपके पास मौजूद है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पंजाब गवर्नमेंट को आती है कि तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर एक कानून पास होता है। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। पैमरा भी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। पैमरा अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से कहता है कि जी जो प्रोसीडिंग हो रही है उस पर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। पैमरा के इस नोटिफिकेशन को सहाफ़ती तंजीमों में बड़ी खुलबली मच गई और उसको बिल्कुल चैलेंज कर दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आइन के आर्टिकल 19 और 19A की शदीद खिलाफ वर्जी है। अब आगे क्या फैसला आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तमाम सिनेरियो में ये बहुत सामने बात आ रही है कि जिस तरह 2008 में हमने एक इंजीनियरिंग होती देखी थी ज़राए अबलाग के ख़िलाफ़, वो शायद फिर से अपनी अंगड़ाई लेते हुए आगे बढ़ रही है। फैसला साज ये समझने के लिए तैयार नहीं कि जिस चीज़ को जितना रोका जाता है वो उसी तनासब से आगे बढ़ता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में हम ये भी कह सकते हैं, चलें जना मानते हैं कि बड़ी अच्छी सूरत हाल नहीं है सोशल मीडिया की, जिसको देखो कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता है, सब कुछ है, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि जिसमें कोई रूल एंड रेगुलेशंस वाज़े तौर पे आपको सामने ना नजर आए। जैसे ही हद तक इज़्ज़त का कानून है, इसमें सज़ा देने वाले कौन है इसका तयन होना ज़रूरी था, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसका तयन होना ज़रूरी था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये कह सकते हैं, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में सावी कैसे से कहूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सीक्रेट एक्ट बिल में बिना वजह के आप बिना बताए या जस्टिफाई किए हुए अगर किसी को भी उठा सकते हैं और उसको जो प्रोसीडिंग में लेके आ सकते हैं। इसी तरह से हद तक इज़्ज़त का जो अभी 2024 वाला कानून बना है, इसमें भी आप बगैर किसी वजह के आप किसी को भी उठा के कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी हो सकता है। अब जो एक और बात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो यकीनन हमने जैसे ये एक सिलसिला शुरू किया था रमज़ानों से कि कराची के इशूज़ पे ज़रूर बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, कहीं पे भी जो भी करेक्शन हो रही हो, लेकिन कराची में अभी भी करेक्शंस नहीं हो रही उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। स्पेशली अभी 9 मैट्रिक के इम्तहानात हैं, उसका सिलसिला चल रहा है। आगे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। यहाँ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो 9 मैट्रिक वाली सूरत हाल पर ही बात करेंगे और आगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें क्या सिचुएशन रहेगी। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में बिला वजह फेल कर दिए गए और उनको बड़ी एक जहनी अजियत से गुजरना पड़ा, अब जो पेपर उनके रहे हैं उनमें क्या एक सिलसिला होगा उनको वापस से पास करने का। जो बच्चे इस वक्त 11वीं का इम्तहान दे रहे हैं और सेकेंड ईयर में उनका आगे परसेंटेज जो ख़राब होगी या बनेगी उसका ज़िम्मेदार इस वक्त कौन होगा, क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है या आगे स्ट्रेटजी क्या होगी। मज़ीद बात करेंगे आज इद्दत का जो केस था इमरान खान साहब को, उसके हवाले से बात करेंगे। दौरान इद्दत निकाह वाले केस में का फैसला जो है महफूज कर लिया गया है और उसकी सुनवाई जो है वो सुनवाया जो जाएगा वो 29 मई को सुनवाया जाएगा। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इसको मौजूद हैं राना गुलजार दास साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया है अख्तर आराइन साहब ने, आप तज्ज़ियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं राना गुलजार दास साहब। राना गुलजार दास साहब, इतने कवानीन हैं हमारे आइन में और कुछ तो ऐसे हैं कि हमने कवानीन तो बना लिए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि हमें और कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। ये अचानक से हद तक इज़्ज़त के कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि आपकी पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की कि इस तरह के कवानीन नहीं होने चाहिए, लेकिन अचानक से पंजाब हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ऐसे कवानीन को आगे क्यों लेके आ रही है? शुक्रिया डॉक्टर सना साहिबा, आपका अपने मेट्रो चैनल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए जी, बात यह है कि मैं तो पहले से ही इन चीज़ों को बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो भी फैसले होने चाहिए वो कंसेंसस के साथ होने चाहिए और एक दूसरे को एतमाद में लेकर फैसले होने चाहिए और आइन पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल हत्ता के इज़्ज़त का दावे की बात आपने की
मसला यहाँ ये भी है कि सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान का चौथा सतून कहलाता है और पाकिस्तान की तामीर में भी, पाकिस्तान की बुनियादों में भी इनका खून शामिल है। और यही सहाफ़ी जो है अपनी कलम के ज़रिए आगाही देते हैं। जहाँ भी मसले मसाइल मुल्क में परेशानी भी होती है तो सहाफ़ी अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं ऐवानों तक, और सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए भी और आज की तारीख में भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल जो भी फैसले होने चाहिए वो बड़े सोच समझ कर होने चाहिए और तमाम लोगों को एतमाद में लेकर होने चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि सहाफ़ियों में भी अब वो सहाफ़ी नज़र नहीं आते जो मुल्क की सोच के लिए काम करते थे, उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। अब तो यहाँ सहाफ़ी मैट्रिक पास भी सहाफ़ी है, जिसको खबर लिखनी नहीं आती वो भी सहाफ़ी है। उन सहाफ़ियों के लिए क्या लाएमल होगा, वो जब चाहे सोशल मीडिया पर जिसकी चाहे इज़्ज़त आबरू उछाल देते हैं, जिसकी चाहे फैमिली के ख़िलाफ़ वो उछाल देते हैं। उनके पास कोई तहकीक नहीं होती, कोई उनके पास शवाहिद नहीं होते और महज वो एक दिन खबर चलाते हैं, दूसरे दिन वो उन अफसरान के पास जाके बैठ जाते हैं कि जी खबर चलिए बताइए। तो सहाफ़ी बिरादरी को चाहिए कि ऐसे सहाफ़ियों को अपनी सफ़ों से बाहर निकाल दें, उनको उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें जो सहाफ़त को बदनाम करते हैं। बात यह है कि बिल्कुल ये ऐसा कानून जो है नहीं होना चाहिए। सहाफ़ियों को पीपल्स पार्टी बड़े एहतराम की नज़र से देखती है और बड़ी कदर की निगाह से देखती है, क्योंकि सहाफ़ियों ने पीपल्स पार्टी के लिए भी और आज भी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ईमानदारी से अखबारात में लिखते भी हैं, टीवी चैनल्स पे भी उसको पेश करते हैं और वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी बताते हैं। उनको हमें देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि आवाम को जो दुख दर्द होता है वो सहाफ़ी बिल्कुल गली कूचों में जाता है, खबरें इकट्ठा करता है और इदारों में जाते हैं, इदारों में ख़राबी अच्छाई को देखते हैं और फिर उसके बाद वो कालम लिखते हैं और वो बताते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें उसे तामीर की तरफ लेके जाना चाहिए, उसको हमें पॉजिटिव लेके जाए। खिलाफ आपके है तो उसमें सच्चाई होगी, उसको तहकीक करनी चाहिए कि आया ये क्या है और ये क्यों लिख रहे हुई है, उसको हमें दोहराना नहीं चाहिए और ये हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो ये अमल ठीक नहीं है और बिल्कुल हम यहाँ पे आइन में ये जो कानून बनाने का मसला नहीं है, लेकिन इस कानून में जो आमिराना शिकें रखी गई हैं उसका मसला है। ये कौन तयन करेगा कि कौन सा जो बयान है वो सही सहाफ़त पे उतरता है और कौन सा गलत सहाफ़त पे उतरता है। आपकी तरफ आते हैं जनाब अख्तर नारायणी साहब मेरे साथ मौजूद है। अख्तर नारायणी साहब, हमारे पास शायद मसाइल की वजह ये है, एक उस्ताद की हैसियत से आप मुझे बताएंगे, हमारे पास मौरख़ीन नहीं है, सही तारीख़ नहीं है। जब ये वाला सिलसिला होता है कि हम अपनी तारीख़ को ख़ुद रकम नहीं करते तो फिर ये वाले मसले आते हैं कि तय कौन करेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो आपको क्या इसमें महसूस होता है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है तो जैसे ये कानून है, कानून बनाने मसला नहीं है, लेकिन तय नहीं किया गया कि कौन गलत है और कौन ठीक है, उसका पैमाना क्या है, क्या जो हुकूमत में होगा सिर्फ वही अपने लिए अगर कोई अच्छा बयान आता है तो वो ठीक है, कुछ गलत आ जाएगा तो कहेगा जनाब हत्ते की इज्जत है। कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, देखिए क्लैरिटी जब नहीं होती है तो फिर हमें ज़ाहिर उसके लिए आगे जाके सुप्रीम अदालतों को रुजू करना पड़ता है। कई ऐसे केसेस हैं आपने देखा कि जाके वहाँ पर फिर वो अदलिया को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको डिफ़ाइन करना पड़ा। बात यह है कि अभाम हमेशा वाकई मौजूद रहता है। अब अगर कोई, पहली बात है कि मैं ये थोड़ी देर सोच रहा था पहले कि देखिए जब राइट टू स्पीक है, जब एक तरफ आप बोलने का हक देते हैं हर इंसान को, ठीक है, और एक ह्यूमन राइट के अंदर ये भी चीज़ आती है, दूसरी तरफ आप उसको जो है ये कहते हैं कि कोई नहीं बोल सकता, एक जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता। बेशक वो बाई प्रैक्टिस जर्नलिस्ट है, वो डिग्री याफ्ता नहीं भी है, मगर वो एक जर्नलिज्म के पेशे से वाबस्ता है और वो रिपोर्ट कर रहा है और उसका मुंह बंद कराया जा रहा है। इसका तो मकसद ये है कि एक कानून दूसरे कानून के आड़े आ रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिस जो होती है वो ठीक नहीं होती है। अब जो अभाम की बात की, जो कन्फ्यूजन की बात की, मैं जो आपसे उस्ताद की हैसियत से आप काबिल एहतराम है उस हैसियत से बात करना चाह रही हूँ। एक होता है इख्तरा का अमल, एक होता है तब्दीली तगय्युर का अमल जो हो रहा है। अब एक दौर से दूसरे तगय्युर
तगैयुर के दौर में अब मेरे ख्याल है 6 महीने लगते हैं, पहले तो सालों लगते थे, 10 साल 20 साल, अब तो 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदलती है। इस दौर में जब इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ है और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, सिटीजन जर्नलिज्म का एक तस्वुर हमारे पास आया है, कितने लोगों को अंदर किया जाएगा? क्या इसका कोई और हल नहीं हो सकता? ठीक है जनाब, गलत हो रहा है, बहुत से लोग गलत कर भी रहे हैं, मैं नहीं कह रही अच्छा हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को एक कानून के तहत ही उठाया जाएगा या बगैर वजह के उठा के लेके चले जाएंगे कि जनाब हमारे खिलाफ बात गलत की है? क्योंकि अब तो सिटीजन जर्नलिज्म आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सिटीजन जर्नलिज्म है, और इसी वजह से आप देखें कि हर शख्स के पास, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो एक ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है बैठ के। इसमें कुछ सहाफ़ी हजरात भी हैं, इसमें आम पब्लिक भी है। एवरी सिटीज़न, कोई भी सिविलाइज सिटीज़न मसाइल को वो उजागर करने के लिए करता है, मगर जो ये कानून है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बतौर एक कॉमन मैन, बतौर एजुकेशनिस्ट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी। क्या इनको कोई ऐसा कानून चाहिए था कि जहाँ जिसका मुंह पे हाथ रखना चाहें और उसके मुंह पे हाथ रख दें, और जिसको नहीं चाहें तो उसको वो छोड़ दें? तो इस तरह के कवानीन जो होते हैं वो अक्सर और बेशतर मिसयूज़ होते हैं। ये पिछली हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि मिसयूज़ हुए हैं। तो लिहाजा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर सिविलाइज सिटीज़न जो है वो काफ़ी वेल अवेयर है और वो समझता है, वो ह्यूमन राइट्स को भी समझता है, वो जर्नलिज्म राइट को भी समझता है, वो हर राइट को समझता है। तो लिहाजा इस तरह का कानून बनाते हुए ही बदनीयती झलक रही है और नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जनाब। राना गुलजार साहब, इसी का एक दूसरा सवाल का एक रुख है, वो है राइट टू नो, आर्टिकल 19 और 19A। अब राइट टू नो जब कह दिया और उसमें ये भी कि आपको बात करने की भी आज़ादी है, आपको जानने की आज़ादी है, तो उसके बाद कोर्ट जो प्रोसीडिंग होती है उसमें ही कहा गया है कि उसको जो नशरियात है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो की जो सिलसिले हैं उसमें ना लाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कहते हैं जनाब जो नोटिफिकेशंस आएंगे, जो छपा हुआ बयान होगा सिर्फ वही आएगा, तो फिर सहाफ़ी को कोर्ट जाने की फिर ज़रूरत ही क्या बचती है? फिर जान वहाँ पर कर ले जनाब, जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। इन हालात में, जबकि हम तारीफ़ कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि लाइव सेशंस चल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैं थोड़ी तमीद मेरी लंबी हो गई लेकिन बात करना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट केस उस हवाले में PTI के निशान लेने का था। जब कौम ने खुद सुना तो उसको शायद जस्टिफाई भी कर लिया कि हाँ PTI ने कहाँ गलती की थी, तो जस्टिफाई हो गया। अब मना हो गया है, अब कहते हैं जनाब नहीं होगा लाइव टेलीकास्ट करने से, या डायरेक्ट जो है वो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए जी, बात ये है कि जो पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही शुरू किया था, उससे पहले तो नहीं था, काजी फाइज साहब ने शुरू किया था, इससे पहले तो नहीं था। लेकिन जब उन्होंने किया तो फैसला मेरिट पे करें, और लाइव कौम को पता होना चाहिए कि जो भी फैसला हो रहा है और उसमें जो भी आप फैसला दे रहे हैं लाइव कौम देख रही है। अब अगर आप उस पर कदगन लगा रहे हैं तो मैं नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है। और अदालतों पे हमारा एतमाद है और अदालत मेरिट पे फैसले करें, और उनके फैसलों को हम सर्वांखों तस्लीम करते हैं, पूरी कौम तस्लीम करती है। लेकिन बात यह है कि सहाफ़ी जो है, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सहाफ़ी जो हैं ये अपनी जान हथेली पे रख कर रिपोर्टिंग करते हैं, ये महाजों पे भी करते हैं, ये अदालतों में भी, हर जगह पर जहाँ इनकी जानों को खतरा होता है, और ये अपनी इसकी परवाह नहीं करते कि हमारी जान जाएगी। लेकिन वो सहाफ़ी सच लिखते हैं, और उन सहाफ़ियों की सच्चाई की बुनियाद पाकिस्तान की आज़ादी में बड़ा किरदार है उनका। तो पीपुल्स पार्टी तो बड़ी कदर की निगाह से सहाफ़ियों को देखती है, लेकिन सहाफ़ी उन सहाफ़ियों को नहीं जो आजकल 1000 सहाफ़ी हैं और जिनके पास बस पढ़े लिखे भी नहीं है, कार्ड उनके पास है, तो उनकी कोई कदर नहीं। उन्होंने सहाफ़त को बदनाम भी किया है, लेकिन जो सहाफ़ी हैं वो आज भी अपनी जगह डटे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, वो मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए, अदालतों को भी सोचना चाहिए। सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक एडवोकेट साहब से भी इस हवाले से कुछ राय ले लूँ। अभी मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अली ताहिर साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपना नाम सुन पा रहा हूँ बट आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। ना पिक्चर आ रही है ना तस्वीर आ रही है, दोनों सूरत हाल है सर। जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, सॉरी। अच्छा जनाब अली ताहिर साहब को आवाज़ मेरी कम आ रही है, स्टूडियो में इस मसले को देखिएगा।
जी बेहतर है, जी ठीक है, बेहतर हो गई है। अच्छा, सबसे पहले अली ताहिर साहब, ये अदालती रिपोर्टिंग वाला जो मामला है, पैमरा ने इस पे पाबंदी लगाई थी, क्या सिलसिला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जबकि आइन में आर्टिकल 19 और 19A के हवाले से राइट टू नो वाली बात भी की जाती है, ये दोनों चीजें मिक्सअप कैसे हो सकती हैं? एक तरफ हम लाइव कार्रवाइयां दिखा रहे हैं। Let's be honest, let's leave Article 19 and Article 19A. मेरा पहला सवाल तो ये है कि पैमरा की क्या जुर्रत है, पैमरा की क्या औकात है, पैमरा की क्या हैसियत है कि वो ये डिसाइड करे कि अदालती कार्रवाई को दिखाना है या नहीं। पैमरा अगर तो देखिए अपने डोमेन के अंदर रहे तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की अदालतों ने ये फैसला करना है कि कौन सा केस लाइव स्ट्रीम होना है और कौन सा नहीं होना, और आपका बतौर सहाफी ये राइट है, आप दिखाना चाहे तो दिखाएं, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाएं। पैमरा कौन होता है बीच में? कोई मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ग्राउंड नजर नहीं आता जिसके तहत वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके। अच्छा सर, आप चूंकि एडुकेट हैं और मैं आपने कानून पढ़ा और मैंने सहाफत पढ़ी, अब मेरा जो सहाफत ये कहती है कि पैमरा को जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता, फर्ज करें कि कोई ऐसी चीज आ रही है, उस वक्त तक वो नहीं कार्रवाई करता। एक तो ये हमने जो ऑफिशियली जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है। दूसरी बात ये कि जब चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये फैसला किया कि लाइव सारी प्रोसीडिंग आनी चाहिए, तो फिर पैमरा क्या चीफ जस्टिस के ऑर्डर को डिनाई कर सकता है या ऐसा कोई कानून सामने ला सकता है? बिल्कुल इसी तरह आ रहा था, पैमरा की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, और ये इसी तरह है कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पैमरा डज नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन दिस मैटर पर से। ये जब पाकिस्तान की एक अदालत और अदालत उज़्मा ने फैसला कर दिया कि लाइव स्ट्रीम होगा तो वो लाइव स्ट्रीम होगा, और किसी भी पाकिस्तानी चैनल की ये राइट है कि वो उसको डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करे। आप नहीं करना चाहते ना करें, आपकी रेटिंग डाउन होगी, ये आपकी चॉइस है। जो करना चाहता है वो करेगा। पैमरा का इसके अंदर कोई इख्तियार नहीं है कि इस तरह के कोई नोटिफिकेशन जारी करे या इस तरह का कोई बैन लागू करे। ठीक है, एक और मामला है जिस पे बात कर लेते हैं, हतक इज़्ज़त का कानून जो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है 2024 का। इसमें शिके कुछ नुमाया वाजे नहीं है, जिस तरह से बिल्कुल ऐसा, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा था, आप नहीं थे तो वो एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सिगरेट एक्ट बिल में बिना वजह के आप मतलब शक की बुनियादों पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए यहाँ कौन तय करेगा सर कि गलत क्या था और सही क्या था? ये फैसला कौन करेगा? मेरा तो द न्यूज में इसके ऊपर एक कॉलम भी छपा है, और मैं समझता हूँ कि 3 ऐसी शिकायतें इस कानून के अंदर जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाती हैं। पहली तो ये है कि हुकूमत डिसाइड करेगी, बेशक वो नाम चीफ जस्टिस को भेजे या चीफ जस्टिस नाम उसको भेजे, कि कौन अपॉइंट होगा ट्राइब्यूनल के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हों, बेशक चीफ जस्टिस हों, बेशक आर्मी चीफ हों, बेशक एयर चीफ हों, बेशक नेवल चीफ हों, whosoever it may be, ये आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते कि आम आदमी के बारे में खबर चलाई जा सकती है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर्स के बारे में नहीं चलाई जा सकती। और नंबर 3, ये जो आपने रिवर्स कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ, और आपने डिफेंडेंट से उठाकर क्लेमेंट से उठाकर और डिफेंडेंट पे डाल दिया है, मेरे ख्याल में तो ये 3 वजूहात की वजह से ये पूरा का पूरा बिल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये बिल एक्ट बना तो हम इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। ठीक है सर, अब आपकी पार्टी के हवाले से कुछ सवालात करना चाहूँगी। ये रऊफ हसन साहब वाला मामला क्या इतना आसान है जितना दिखाया जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि ख्वाजा सर आए, उन्होंने हमला कर दिया, बात खत्म हो गई? देखिए, जिन्होंने हमला किया उनका नाम मैं इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में चलने नहीं देंगी। सर वैसे भी मुझे एक जुमला कहने दें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो गया कि मैं चलाऊं ना चलाऊं, जो है वो बैरिस्टर अली ताहिर की किसी भी बात से हमारा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। सर आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ना मैं उनका नाम ले सकता हूँ, ना आप उनका नाम ले सकती हैं, ना आपके कोई और गेस्ट उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये चादरें पहन के अटैक किसने किए, और अनफॉर्चुनेट है कि बात यहाँ तक आ गई है। मैं नहीं समझता कि बात इस फिजिकल वायलेंट अटैक तक आनी चाहिए थी। और एक देखिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है क्योंकि इस पाकिस्तान में वो बड़ा कुछ फेस कर रहे हैं।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको फराहम नहीं की जा रही। आपने उनको, मैं माजरत के साथ इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने उनको स्टीरियोटिपिकल अंदाज में खुसरा एक आपने बना दिया है और आप उसी तरह चलाना चाहते हैं। और मैं इंस्टीट्यूशंस की इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बड़ा मायूस सिर्फ इस वजह से नहीं हूँ कि आपने एक बंदे के मुंह के ऊपर छुरी मार दी, मैं इस वजह से ज्यादा परेशान हूँ कि आपने वो सारा ब्लेम जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी के ऊपर डाल दिया जो कम्युनिटी वैसे ही बड़ी विक्टिमाइज्ड है और इस पाकिस्तान में जिसको वैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। और हमारा एज अ मुसलमान और एज अ पाकिस्तानी फर्ज है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। मगर मैं आपको बताऊं कि ये वो लोग नहीं थे, ये लोग तो कोई और थे जिन्होंने ऊपर चादरें डाली हुई थी और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का उन्होंने कवर लिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ना मैं नाम ले सकता हूँ ना आप ले सकती हैं। चलें, एक और मसला जो आपसे डिस्कस करेंगे वो है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस जो है उसकी भी फैसला महफूज कर लिया गया है और 29 तारीख को सुना दिया जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, एज अ वकील मैं समझता हूँ इट इज बीनीथ मी कि मैं किसी के पर्सनल इद्दत के मामले को डिस्कस करूं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोर्ट्स में भी इतनी ग्रेस होनी चाहिए कि टायरियन वाइट के केस में आपने देखा जो जजमेंट आई, आप उसको पढ़ लीजिएगा, डिसमिस किया उन्होंने मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड पे। मेरे ख्याल में किसी की पर्सनल लाइफ में एज ए लॉयर, एज ए जज हमें नहीं घुसना चाहिए। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूंगा भी नहीं। मैं समझता हूँ अगर इस पर मैं कोई कमेंट करूंगा भी ऑन आइदर साइड तो मैं अपनी इज्जत अपने आंखों के अंदर खुद ही गिराऊंगा। मैं लिहाजा इस टॉपिक पे मैं कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता। किसी की पर्सनल सर, आपको याद होगा कि आपके साथ ही मैं प्रोग्राम कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, कोई भी हो, मैं इस लेवल तक किसी के पास मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस लेवल तक जाने। सर, आपको याद होगा कि आपके साथ ही हम प्रोग्राम कर रहे थे और यही बात डिस्कस हुई थी कि मतलब बात करते हुए भी अजीब सा लगता है कि इस टॉपिक पे हम क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन जब अदालतों पे पहुंच रही है एक चीज़ और एक कोई छोटे आदमी के हवाले से बात नहीं हो रही है, एक साबिक वजीर आजम के हवाले से बात हो रही है, तो फिर अब वो केस ख़त्म होने को जा रहा है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल वैसा ही होगा कि किसी का पर्सनल मैटर है तो ना पड़ा, आप कोर्ट से ही उम्मीद रखते हैं? जी, मैं बिल्कुल यही उम्मीद रखता हूँ। मेरे ख्याल में कोर्ट्स आर वेरी सीरियस क्रीचर्स और सीरियस मामला देखने चाहिए। ऐसे बचकाना मजाक कोर्ट्स को और वकीलों को और एंकर्स को, जर्नलिस्ट को नहीं करने चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब, अब हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं एक और बहुत बड़ा मसला जो कि पाकिस्तानी जिससे पहले ही डर रहे हैं, और वो हमेशा की तरह यही होता है कि जनाब बजट जब आने वाला होता है तो पाकिस्तानी इस बात पे खौफजदा होते हैं कि अब क्या होगा, क्या रिलीफ वाकई दिया जाएगा या नहीं होगा। हमेशा से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि ये जुमला मानवी सूरत अख्तियार कर गया है। वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसमें किस हद तक हमें उन लोगों की बात माननी पड़ेगी जो हमें कर्जा दे के हमारी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या IMF सिर्फ एक गाली है और हम उसको गाली समझ के उसको इस्तेमाल करते हुए उसको ही बुरा भला करें, या हमारी कुछ अपनी चीज़ें हैं कि हम मामलात को नहीं संभाल पाए? फ़िलहाल गवर्नमेंट किस तरह से मामलात को कवर करेगी, जबकि इस वक्त साफ ये जाहिर है कि वो अपनी, अगर ये कहते हैं जनाब के इनकम में इजाफा करें, सब्सिडी ख़त्म करें, तो इस वक्त बिजली के रेट मज़ीद क्या हाई होने जाएंगे जो कि नज़र आ रहा है। और इसके अलावा गैस के टैरिफ में भी मुमकिन इजाफा हो रहा है, जो कि ख़ास तौर पर उनकी IMF ने कह दिया है कि जी गैस टैरिफ में आप इजाफा करें, और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। इन तीन चीज़ों में अगर इजाफा हो जाता है तो समझ लें कि पूरी की पूरी इकॉनमी आपकी वो क्लब्स कर जाएगी और एक आम आदमी बिल्कुल परेशान हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या कहते हैं इस हवाले से? राना गुलजार साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल हम लोग तो IMF के सामने ही जाते हैं जब जाते हैं, और बजट भी IMF के शराइत पर ही बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पेट्रोल, गैस और अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी तो आवाम की हिम्मत जवाब दे जाएगी, क्योंकि आवाम पहले ही चीज़ें क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, और हमें अपनी जो रियासत के अंदर मादनियात है, सलाहियतें हैं, उनको बरूकार लाना चाहिए। उनसे ही हमें फैज़ हासिल करना चाहिए। IMF की तरफ कम से कम रुजू करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर लोन भी देना होता है और फिर हम यहाँ से कलेक्शन करके उनको देते हैं, तो ये बहुत मुश्किल मरला होता है। मैं तो समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए तो IMF से हमें ये तरीक़ेकार ढूंढना चाहिए कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी नई शराइतें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, फिर उसका सारा जो बोझ है वो गरीब आवाम पे पड़ता है। और ये जो हमारे पास अफसरशाही
जो लग्जरी गाड़ियां रखते हैं इन्हें ख़त्म होना चाहिए और इनकी तनख्वाहों में कटौती होनी चाहिए और इनको जो फ्यूल अनलिमिटेड फ्यूल देते हैं इसमें भी कटौती होनी चाहिए। सर लोड शेडिंग उनके घर पे भी होनी चाहिए, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। लोड शेडिंग नहीं, जब उनकी तनख्वाह उनकी सारी चीजों में कटौती होगी तो बात यह है कि गरीब आदमी जो मुसलसल बिल दे रहा है वो तो 8-8 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है, वो तो पानी भी खरीद के पी रहा है, वो तो आटा भी खरीद के खा रहा है, वो गैस का बिल भी दे रहा है, वो बिजली का बिल भी दे रहा है। ये जो अशराफियाही कुव्वतें बैठी हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं। अशराफिया कौन है? अगर मैं बात करूं, अभी मैं स्पेशली कराची की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट आपकी है, मैं तो इसमें सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं कर रहा हूँ। कराची में तो स्पेशली आप गवर्नमेंट में बैठे, मैं आपसे बता रहा हूँ जो 20-20 ग्रेड के अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात आप कर रहे थे, जो भी और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड फ्यूल इनको मिलता है, तनख्वाह इनकी जो है, और इनके एक एक अफसर के घर में 10-10 15-15 मुलाजमीन होते हैं और वो सब तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, बिजली उनको फ्री मिलती है। मैं ये समझता हूँ इसमें कटौती होनी चाहिए। हमें जो है इन चीज़ों पे सोचना होगा, आवाम को रिलीफ कैसे देंगे। हम दुनिया के अंदर देखिए, अमीर कमाता है गरीब खाता है, पाकिस्तान में गरीब कमाता है अमीर खाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। IMF कहते हैं कि अपनी जो है वो आमदन में इजाफा करें। मुझे एक बात आप पर्सनली बताएं, आप टैक्स देते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं उस वक्त भी जो है खाने के साथ जो टैक्स आता है वो भी आप देते हैं? सर ये भी तो, ये आपको क्या इल्म में है कि वो जो टैक्स हम खाने पे दे रहे हैं, जो कपड़ों पे हम खरीदने जाते हैं उसमें हम देते हैं, क्या वो वाकई सिंध गवर्नमेंट को पहुंचता भी कि नहीं पहुंचता? मैंने तो आपसे कहा सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, टैक्स सब दे रहे हैं और उसके बाद भी हमारा टैक्स गवर्नमेंट को तो नहीं जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा? अभी इन्होंने नॉन फाइलर को कहा कि जी 35% प्रॉपर्टी पे नॉन फाइलर अदा करेगा। देखिए जी, वो फिर भी नॉन फाइलर है, वो 35% दे रहा है और जो फाइलर है उसको रिटर्न नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात तो उसको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। साल का जो फाइलर है उसको आज तक तो किसी को इन्होंने रिटर्न नहीं दिया। तो इसके अंदर इस्लाहात की जरूरत है और इस्लाहात कौन पैदा करेगा? इस्लाहात इन्हीं लोगों को पैदा करनी है। अच्छा सर, क्या ख्याल है फिर फाइलर और नॉन फाइलर की झंझट ही खत्म कर देनी चाहिए? जो नॉन फाइलर है उसको खरीदने का मना ही कर देना चाहिए कि तुम प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते। ये क्या बात हुई कि वो 35% और वो 50% और 10%? मैंने जो गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नॉन फाइलर 35% देकर भी नॉन फाइलर कहला रहा है, जबकि सबसे ज्यादा फाइलर से ज्यादा पैसे दे रहा है। वो खाने में भी पैसे दे रहा है, वो हर चीज आटा चीनी सब में पैसे दे रहा है, वो नॉन फाइलर कहला रहा है। ठीक है जी। और जो फाइलर है जिसको इन्होंने रिलैक्सेशन दी है उसको रिटर्न नहीं देते। जो साल का रिटर्न का चेक है, आज तक तो किसी फाइलर को रिटर्न चेक जो है वो मौसूल नहीं होता। तो FBR के अंदर इस्लाहत आनी चाहिए, ईमानदारी से रिटर्न होना चाहिए, जो उसका रिटर्न है उसको रिटर्न मिलना चाहिए। जो हर आदमी फाइलर होगा। और नॉन फाइलर से जब 35% की रिक्वेस्ट जमा कराई, IMF ने कहा कि 35% जो प्रॉपर्टी खरीदेगा नॉन फाइलर 35% देगा और 9% या 11% जो है वो फाइलर देगा। तो बात यह है कि कैसे देगा? इस मुल्क में तो इस आवाम के अंदर कुव्वत खरीदी नहीं है। लेकिन आपका कहने का मकसद ये है कि जब जो फाइलर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो दूसरा बंदा वैसे भी डर जाता है। कैसे होगा? वो कहते हैं जनाब नहीं हो रहा तो फिर अखबार में मैंने पढ़ा है कुछ सिमें ब्लॉक कर दी और मजीद ये 4 लाख सिमें ब्लॉक करने जा रहे हैं। क्या सिमें ब्लॉक करने से मसाइल हल होंगे? भाई वो बैलेंस डलवाता उसमें भी तो पैसे दे रहा है ना, वो भी तो फाइलर को ही इसमें ही पहुंच रहे ना FBR को। और तो ये भी सोचने की बात है कि टेलीकम्युनिकेशन जितनी कंपनियां हैं उसकी तो इन्वेस्टमेंट ही बाढ़ से है। जब आप उसका बिजनेस एक तरह से वो भी ठप होने जाएगा तो आपके मजीद नुकसान होगा। ये इतनी कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। गरीब आदमी को फायदा कैसे होगा? इस बजट को गरीबों को देखकर बनाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अशियाई खुर्दनूश पर कोई पैसे ना बढ़ाए, पेट्रोल पर पैसे ना बढ़ाए, क्योंकि पेट्रोल, बिजली, गैस, देखिए ना, गैस का आप ये देखें कि पहले इतनी मकदार में गैस था कि 24 घंटे मिलता था। अब गैस आपको एक लिमिटेड टाइम में मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का एक लिमिटेड टाइम है जो गैस मिलता है। तो बात यह है कि ये गैस कहाँ जा रहा है? आपके पास गैस भी मौजूद है, पेट्रोल भी मौजूद है, आपके पास पाकिस्तान माला माल है मादनियात से, लेकिन हम अपने मादनियात को सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये हमें सब हुक्मरानों को, पॉलिटिकल लोगों को भी, सियासी लोगों को भी, आपका जो हुक्मरान जमात भी और
अपोजिशन भी और अक्षरिक और जजों को भी, सबको मिलकर ये फैसला करना होगा, ये सोचना होगा कि हमें किस तरह से इस मुल्क का कर्जा उतारना है, इस मुल्क के लिए कौन सा ऐसा तरीका है कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो इस मैकेनिज्म पर चलेगी। और हमें IMF से जिंदगी भर के लिए जान छुड़ानी होगी। अगर पाकिस्तान को एक मुस्तहकम रियासत बनाना है तो हमें IMF से और कर्जों से जान छुड़ानी होगी। इस कौम को देखिए, कौम, पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है, ये नहीं घबराती, ये मुकाबला करेगी। लेकिन हम जब इसके अंदर कुव्वत सख्त होगी, इसके अंदर जब ये अगर मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को खाद नहीं मिलेगा, सोच लें अगर तो, ये इस तरह करने लगी तो फिर सियासतदान नहीं रहेंगे। देखिए सियासतदान तो रहेंगे, जो कौम के लिए करेंगे तो सियासतदान तो रहेंगे। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाऊं। अख्तर हरानी साहब, मैं स्पेशली चूंकि प्रोग्राम का वक्त इतना कम रह गया है कि वो फिर एजुकेशन वाला टॉपिक सही तरह डिस्कस नहीं हो सकेगा, मैं एजुकेशन वाले टॉपिक पे आ जाती हूँ। यहाँ पे जो खबर मेरे पास इस वक्त आई है वो है सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला। आपको लगता है कि ये फैसला होने के बाद, और कुछ तफसील आप मुझे ब्रेक में ही बता रहे थे कि ये फैसला होने के बाद चीज़ें जो बहुत ख़राब होती हुई नज़र आ रही हों बेहतर हो जाएंगी? देखिए, अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब जो है मालकानी साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। कम से कम उन्होंने ये तो रियलाइज तो किया ना, रियलाइजेशन नजर आई। वो खुद भी इम्तिहान के दौरान जो पिछले दिनों में अभी क्योंकि स्टॉप हो गए थे हीट वेव की वजह से, तो उन्होंने विजिट किया। एक दिन में कई जो है एग्जामिनेशन सेंटर विजिट किए उन्होंने, और उन्होंने देखा कि बाज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, जहाँ उनका अपना फर्नीचर नहीं, जहाँ कैटरिंग वालों से चेयर ला के लगाई गई या दरियाँ बिछाई गई, तो जाहिर है वो बहुत सीरियसली उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। उसी बेस पे उन्होंने ये देखा कि इतने फंड्स जब होते हैं बोर्ड के अंदर तो उनका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की चीजों पे उन्होंने ये आप ये समझ रहे हैं पॉजिटिव हुआ, कुछ तो हुआ, हिलजुल तो ही कहीं, तो हमने जितनी मीडिया ने भी बात की, हम भी आउटकम क्या आता है वो एक अलग बात है कि कितना कंप्रोमाइज होगा, मगर ये है कि कम से कम उन्होंने रियलाइज किया और ऑर्डर जरूर दिया। इसी तरह से उन्होंने ये भी एक फैसला किया कि अब जो ये छोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिनको पता नहीं किस वजह से सेंटर बना दिया जाता है, उनको आइंदा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। मगर हमारी उनको रिक्वेस्ट रही है और दोबारा भी करता हूँ आपके तवज्जो से कि जो फॉर्म लेने वाला जो तरीक़ेकार है वो 20 दिन कम से कम पहले बंद कर दिया जाए और 15 दिन पहले एडमिट कार्ड और सेंटर की अनाउंसमेंट कर दी जाए और एडमिट कार्ड बच्चों को दे दिए जाएं। अगर वहाँ कोई कबाहत और कमी रह जाएगी, करेक्शन रह जाएगी, तो वो भी अगले 2-4-5 दिनों में हो जानी चाहिए। जो सेंटर एन वक्त पे बनते हैं वहीं प्रॉब्लम होते हैं, मगर सेंटर बनाने से पहले अगर वो इस दफ़ा मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सारे सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, उन सेंटर में वॉशरूम्स हैं, पीने का पानी है, पंखे लगे हुए हैं, बैठने का फर्नीचर है, तो बनाइए, इससे अच्छी और क्या बात होगी। मगर इंस्पेक्शन होना उसकी बहुत ज़रूरी है और सिविल सोसाइटी की कमेटीज़ बनाई जाएं, वो इवन उसमें मीडिया भी मौजूद है जो कि सेंटर बनाने, इम्तिहानात शुरू होने से पहले उसकी इंस्पेक्शन की इजाज़त हो कि वो भी जाएं और सेंटर का दौरा करें। वो लिस्ट जारी कर दी जाए, मीडिया में दे दी जाए, तब हम मानेंगे, मतलब पहले ही कर दिया, तब हम मानेंगे कि वाकई ही सेंसियरिटी है और अब जो है शफाफियत नज़र आ रही है। दूसरा रिक्वेस्ट हमेशा हमने की है कि पेपर की जो तरसील है उसकी प्रिंटिंग से लेकर सुप्रीडेंट तक पहुंचाने तक की जो तरसील है वो किसी आउटसोर्स कर दी जाए, किसी सिक्योरिटी कंपनी को जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड मनी डीलिंग यानी कि कैश वैन्स जो होती हैं उसको दिया जाए और उस पर सील लगी होनी चाहिए उस बॉक्स के ऊपर, जो कि सुप्रीडेंट के सामने जाके वो खुलनी चाहिए और उसको रिपोर्ट होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा और जो ये माफियाज कह लें या जो चीटिंग करने वाले पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हमारे बच्चों को, मैं आपको टोकना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तो सारी बात आप करें, लेकिन मेरे क्वेश्चन है, क्या जब ब्यूरोक्रेसी, हम ही कहते हैं जब काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, जब वही रेगुलर नहीं होते और कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे होते बड़ी बड़ी पोस्टों पे, तो उनकी प्लानिंग्स क्या होंगी? फिर तो वो जम के तो वैसे भी नहीं काम कर रहे, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी उस हवाले से भी तो नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, जितने बोर्ड्स होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब इसके अंदर जो सर्च कमेटी है, जो की पोस्ट जो है जैसे चेयरमैन है, कंट्रोलर है, सेक्रेटरीज हैं, इनकी एक सर्च कमेटी बनी होती है। अभी तक एडहॉक बेसिस पे बहुत
पोस्ट चल रही हैं। ये जो एडाकिज्म है ना, ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। खुदारा उसको फिल किया जाए, काबिल लोगों को लाया जाए जो इस फील्ड के लोग हों, एक्सपीरियंस लोग हों, और वो खुद ऐसा काम करें ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन करें और काम ले सकें। यही सबसे बड़ा मसला है जो एडाकिज्म का है, जो टेम्परेरी तौर पे आते हैं 2 महीने के लिए, सीजन में कंट्रोलर बन जाते हैं, उसके बाद उनको काम करना आता नहीं है, मामलात कर नहीं पाते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं वो बहुत फॉल्ट वाले होते हैं, उसमें उसके नुकसानात बहुत होते हैं। हमारी नई नस्ल को जो है वो तालीम या उसके इम्तिहानात लेकर सर्टिफिकेट देने में मयार कायम एक और नहीं मसला जो है वो आप जो उसका मुझे जवाब दीजिएगा कि 11वीं जमात में जो लास्ट टाइम जिन्होंने पर्चा किया था वो अब 12वीं में आ चुके हैं, उनमें से काफ़ी बच्चों के पेपर ऐसे ही पास भी कर दिया लेकिन बहुत कम से पासिंग मार्क्स देख के। कुछ बच्चे इस वक्त जो है वापस इम्तिहान में बैठे हैं, जो कि उनके हवाले से क्या स्ट्रेटजी, आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जो परसेंटेज उनकी बनेगी उसमें आगे वो इंजीनियरिंग या एमकेट के पेपर तो नहीं दे सकेंगे, तो उनके लिए क्या रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम ख़राब था। जी बिल्कुल, ये स्पेशली जैसे कराची बोर्ड के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर यहीं हम कंपेयर करें हैदराबाद बोर्ड या सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, तो इन दोनों की एवरेज पासिंग मार्क्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब उसका जो लॉस होगा वो कराची वालों के, जो कराची के स्टूडेंट हैं, इनको ज़्यादा लॉस होने वाला है। इसके लिए एक हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। वो जो उन्होंने नंबर देने की एक पॉलिसी बनाई थी, उसको अनाउंस कर दिया था गया था, उस पर अमल करने का तो ये प्लान है इंटरमीडिएट बोर्ड का कि उसके मुताबिक जो है फर्स्ट ईयर के नंबर्स ऐड ऑन होंगे सेकंड ईयर के अंदर, मगर फार्मूला बना हुआ है, फार्मूला बना, उसी पे ही अमल होगा और अमल हुआ भी है उसमें। मगर कुछ जिस बात पे अमल नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जो बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने इस बात के भी ऑर्डर बड़े सख्ती से दिए हैं। जो इंटरम गवर्नमेंट ने फैसले किए थे, जो इन्वेस्टिगेशन उसने कमेटीज़ ने सिफारिशात की थी कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको एक्शन किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए या जो भी जो सज़ा दिया जाए, उस पर अमल रुका हुआ है। उसके लिए मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिए हैं, उस पर अमल होना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो, चाहे वो इंटरमीडिएट बोर्ड हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आएंगे राना गुलजार साहब। एक और एजुकेशन के हवाले से न्यूज़ है, उसका जिक्र मैं करती चलूँ कि कुछ दिनों पहले NED में एंट्री टेस्ट हुए जिसमें आगा खान का रिजल्ट जो है, आगा खान बोर्ड का तकरीबन 87 पॉइंट समथिंग रहा, जबकि कराची का बच्चा जो है वो 60 से भी कहीं नीचे, 30s में कहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे एजुकेशन का निज़ाम और ओवरऑल पूरे सिंध के जो दूसरे बोर्ड थे वो भी 30s में कहीं जा रहे थे कि उनका रिजल्ट इतना था, तो क्या लगता है कि हमारी एजुकेशन का, सिंध का, कराची का निज़ाम क्या इतना बुरा हो चुका है कि हमारा बच्चा अब एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को भी नहीं क्लियर कर पा रहा? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इनको अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, और अफसरान के अंदर भी, उनके अंदर भी। मेरिट कराची के बच्चों में बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, और इसमें ना जाने क्यों ऐसा करते हैं। कराची के बच्चों के साथ सौतेलीमा जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, और उनको मेहनती बच्चे हैं कराची में और बड़ी तरक्की करने वाले बच्चे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अफसोसनाक अमल है। मैं आपकी बात एक अपील करना चाहूँगा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि अभी हाल ही में 11 मई को एक सीनियर सिविल जज वेस्ट ने एक फैसला दिया है औरंगी टाउन से मुतालिक जो प्लाटों की और इसके हवाले से। तो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने औरंगी टाउन को, क्योंकि सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और उस सेक्टर 11.5 जो बहुत बड़ी आबादी है, उसको उन्होंने लीज पे भी और सैलरीड पे भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इख्तियारात से बड़ा फैसला उन्होंने सुनाया है और वो सुना रहे हैं। तो बराह चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट जो है उस पर एक्शन लें, और वो वहाँ के गरीब लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनको जो है ना सैलरीड भी नहीं हो रही है। पर्चे सब रजिस्ट्रार औरंगी टाउन को भी पाबंद कर दिया गया है, और औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 को उन्होंने बल्दिया और इसमें मंगा पीर के अंदर डाला है। तो बड़ा अफसोसनाक अमल है। मेयर कराची साहब से भी एक गुजारिश है, नहीं मैंने गुजारिश की है, और मेयर कराची साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन उनसे गुजारिश है मेयर कराची साहब से कि कुछ लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया था, और वो लोग सस्पेंडशिप होने के बाद भी इदारों के अंदर अपना काम कर रहे हैं, और वो बाकायदा नोट शीटों पर साइन कर रहे हैं औरंगी टाउन के अंदर। ये काबिल मजम्मत और अफसोसनाक अमल है। मेयर साहब को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, और चीफ जस्टिस साहब से फिर यही मुतालबा है
कि वो वहाँ के लोगों की मुश्किलात को समझे औरंगी टाउन की, और वहाँ जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर दिया है सीनियर सिविल जज साहब ने, और अपनी इस्तदा से बड़ा ऑर्डर उनको नहीं देना चाहिए उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया। अब लिखा हुआ तो हमारे प्रोग्राम की शुरू में आता है कि इत्तेफाक होना ज़रूरी नहीं है राय से, लेकिन हम कह भी देते हैं कि हमारे मेहमान गिरामी का, मोहतरम का जो है वो जो बात करें उनकी राय से हमारा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। कराची के एजुकेशन के मसाइल, कराची में रहाइश और इन तमाम चीज़ों को मुल्की पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों के साथ कहना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।